हेलो सीएमएस स्टूडेंट्स। तो हमने पहले के कुछ वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या रहेंगी, मैं उसमें आपको इम्पोर्टेंस हाईलाइट कर दूंगा। और जब भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मॉड्यूल के साथ में बैठे और जो भी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप उतना हाईलाइट करते हैं तो पेपर के लिए उतना इनफ है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो आपको इस चैप्टर में समझना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। जिसमें से आपको पेपर में क्या पूछ सकता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपका आरबीआई, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। मैं वो आपको हाईलाइट करके दूंगा। तो सबसे पहले वो पढ़ना है। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको पढ़ना है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो सबसे इसका आप एक सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं। हमें पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए, वी नीड मनी। फिर हमें क्या चाहिए, दूसरा उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, तो एक मीडियम चाहिए। और तीसरा, जो पैसे हमने कमाए हैं उसको कोई मॉनिटर करना चाहिए, कोई फ्रॉड ना हो या कोई हमारा पैसा लेके भाग ना जाए। तो ये चीज़ हमको क्या चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए। पहला क्या, हमें खुद पैसा कमाना है। दूसरा क्या होना चाहिए, एक मीडियम चाहिए हमें पैसे कमाने के लिए। और तीसरा क्या है, उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो टर्म आ जाएंगे आपके। कौन कौन से, पैसा कमाने वाले, और दूसरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो मीन्स आपका आ जाएगा मनी एंड कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तीसरा आपका आएगा जो मॉनिटर करेगा, तो हम देखेंगे उसके बारे में। तो इस चैप्टर को बेसिकली क्या पढ़ना है, प्रोवाइड अ बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई। आरबीआई क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सब के बारे में हम डीपली स्टडी करने वाले हैं कि ये सभी चीज़ें होती कैसे हैं और एक हमें कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक कोर रोल प्ले करती है। कोर मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेसिक ऑफ द प्रोविडेंट फंड, जो कि आपने डीटी लॉ में पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको उतना कुछ नहीं करना है। अगर आप वहाँ के भी थ्योरी लिखते हो इधर तो चलेगा, या आप इधर थ्योरी पढ़ते हो वहाँ पे थ्योरी लिखते हो तो भी चलेगा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में और पहले से ही मिल जाएगा। उसमें ये सारे टर्म है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, एंजल फंड क्या है, वेंचर कैपिटल क्या है, प्राइवेट इक्विटी क्या है एंड हेज फंड क्या है। फिर नो अबाउट सेबी रेगुलेशन इंक्लूडिंग एआईएफ सर्कुलर्स। ठीक है, सेबी रेगुलेशंस भी पढ़ने, तो आपको सेबी रेगुलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो भी चलेगा। डिस्कस द कंसेप्ट एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, आपको ये जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट आप पढ़ लो। जस्ट कीप नॉलेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट वी विल डू, बट यू हैव टू कीप द इन माइंड कि हमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट करके रखनी है। प्रोवाइड द कंपल्सरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अपने को काम का नहीं है। नो द कंसेप्ट ऑफ यूरो बॉन्ड इन मसाला बॉन्ड। यूरो बॉन्ड इन मसाला बॉन्ड को आपको जस्ट डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना है, ये आपको क्या किसके लिए चाहिए, शॉर्ट नोट्स के लिए चाहिए, राइट। ये आपको शॉर्ट नोट्स के लिए चाहिए रहेगा। जितने भी आपको यहाँ पे टर्म दिख रहे हैं ना, मटेरियलाइजेशन, रोलिंग सेटलमेंट, क्लियरिंग हाउस ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें किसके लिए आपकी, ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जाने वाले हैं, राइट। तो आप इतना करेंगे। फिर क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या पढ़ना आपको, उसके मेथड्स क्या, एजेंसी कौन कौन से होती है। फिर मनी मार्केट क्या, फंक्शन क्या है, अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ मनी मार्केट, राइट। फिर आपको फिर वापस शॉर्ट नोट्स के लिए क्या आएगा, ट्रेजरी बिल आएगा, कमर्शियल बिल आएगा, कमर्शियल पेपर आएगा, कॉल मनी आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जैसे शॉर्ट नोट्स के लिए आने वाली है, आप इसको ब्रीफली मत पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, इक्विपमेंट देमसेल्फ विद द डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो, जस्ट इसका भी आपको शॉर्ट नोट समझ के रखो, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट एंड कितने रेट पे है, आपका करंट रेट क्या चल रहा है, कितना अमाउंट आपको रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ती है। फिर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर आपने लॉ में पढ़ रखा है कौन सा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो आपका सेकेंड पेज पे ये प्रोमिसरी नोट दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी रेफर कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ क्या है, तो क्या होती हैं, तो आप यहाँ से पढ़ोगे।
राइट। तो हम आते हैं अब मेन टॉपिक पे आते हैं, हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें बेसिक रूट पे जाना पड़ता है। तो हमारा बेसिक यहाँ पे ये होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। हमने पहले ही मैंने आपको बताया कि क्या होता है, हमें पैसे कमाने हैं, राइट। तो हमें पैसे, हमारे पास पैसे होने चाहिए। उस पैसे को कमाने के लिए कहीं पे हमें इन्वेस्ट करना होगा, तो हमें एक मीडियम चाहिए। और तीसरा, उस पैसे को कोई मैनेज करेगा, उस पर कोई मॉनिटर करेगा। तो 3 स्टेप में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे हमें जहाँ कमाना, उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। अगर हम वो कमा रहे हैं तो किसी के थ्रू कमा रहे हैं तो क्या हो गया, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे, जो हमें कमाने के लिए क्या दे रहे हैं, एक मीडियम दे रहे हैं। और उनके ऊपर कोई नज़र रख रहा है ना, वो क्या है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इसके फाइनेंशियल सिस्टम की क्या क्या चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर क्या कैसे बनता है। पहला क्या हो गया, कमाने के लिए पैसे होने चाहिए। तो हमें कमाने के लिए लगाएं, क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए। वो मार्केट कौन देता है, तो इंटरमीडियरीज देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। और उस पर कोई क्या रखता है, नज़र रखता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अप्रोच है हमारा। अकॉर्डिंग टू दिस द फाइनेंशियल अप्रोच, एक क्या है, एक फाइनेंशियल अप्रोच है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या है ये चीज़, फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट फ्लो ऑफ फंड इन ऑर्डर टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बाय कोऑर्डिनेशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स। मीन्स इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे मेरा फंड का क्या होते रहता है, फ्लो होते रहता है। सपोज जो 100 रुपीज़ का नोट है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा, कल किसी और के पास रहेगा। तो एक फंड फ्लो होते जा रहा है ना, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट का एक फैसिलिटीज़ बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फंड्स होते रहता है। दूसरा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द की प्लेयर्स। ये क्या होते हैं, एक प्लेयर्स होते हैं जो हमें एक मीडियम देते हैं। की प्लेयर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट एज दे परफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंटरमीडियरीज, दस डिटरमाइन द फ्लो ऑफ फंड। और ये क्या करते हैं, एक रेट डिटरमाइन करते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट तुम अर्न कर सकते हो, या तुम एक इतना रिस्क कैलकुलेट करके हमें बताते हैं। द फाइनेंशियल regulation for perform the role of monitoring and regulating and participants in the financial system। और ये क्या करते हैं, हमें मॉनिटर करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट एज मोबाइलाइजर ऑफ सेविंग। क्या होते हैं, हमारे मोबाइलाइजर ऑफ सेविंग्स होते हैं एंड प्रीवियर्स ऑफ क्रेडिट्स ऑफ फाइनेंस। एक क्या होते हैं, एक मोबाइल हमें एक मीडियम देती है, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज टू द कम्युनिटी। दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील इन द असेट्स सच एज डिपॉजिट, लोन, सिक्योरिटी एंड दोस्तों। तो आपको करना क्या है, जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आप इतना पढ़ो, दैट्स इनफ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन। ये 2 लाइन आपके लिए काफ़ी है। These assets can also be the asset can be seen on the asset side of the balance sheet of the bank or any other financial institution. The non-banking institutions are those business or organization which deal in the real assets such as machinery, equipment, stock, real estate, etc. These assets can be seen on the asset side of the balance sheet of manufacturing company, the financial institution classified। तो अभी देखो, इसमें आपको 2 तरह से पढ़ना है, एक होता है बैंकिंग, एक होता है नॉन बैंकिंग। तो आप पहचानोगे कैसे बैंकिंग है कि नॉन बैंकिंग है। तो देखो, बैंक में तो उतने अपनों को फिक्स एसेट्स चाहिए नहीं, करेक्ट। अगर ज़्यादा फिक्स एसेट्स दिख रहे हैं वो भी रियल वाले, लाइक आपके पास मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन बैंकिंग हो जाएगा। बट आपको अगर कैश में दिखता है, कैश का बैलेंस ज़्यादा है, या जितने भी रियल टेंजिबल जो असेट्स हैं ना वो कम दिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके बैंकिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो पहचानने के लिए आपका एक सिंपल सा तरीका है। तो बैंकिंग देखो, आपको क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। मीन्स हमें तो सर्विस मिलता है कितने लोगों से, 2 लोगों से। कौन कौन हो गया, एक बैंक वाला, एक बिना बैंक वाला, लेकिन सर्विस तो दोनों दे रहे ना, राइट। तो बैंकिंग आर इंस्टीट्यूशन आर दोज इंस्टीट्यूशन विच पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक पेमेंट सिस्टम। दे प्रोवाइड ट्रांजेक्शन सर्विस। मीन्स जो भी ये है ना, जो भी आपको पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक आपके जो बैंक अकाउंट है,
ठीक, बैंक से आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो आपके जीपे चलता है। तो जीपे क्या होगा, एक एप्लीकेशन है, बट वो उसके थ्रू आपको कौन से कोई बैंक के थ्रू क्लिक कर रहे हो ना, तो जो बैंक है ना वो बैंक क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, राइट। देयर डिपॉजिट liability constitute a major part in the national money supply and they can as a whole create deposit of credit which is money, right। अब नॉन फाइनेंशियल में क्या होता है, तो नॉन फाइनेंशियल institutions are those institutions which act as a purveyors of credit and they will not create credit। इसमें क्या बोल रहा है कि उसको सेव करने का काम करते हैं, उसके उनके बिहाफ पे काम करते हैं, बट ये क्या नहीं कर सकते, क्रेडिट, खुद का क्रेडिट लोन नहीं दे सकते, ठीक है, और क्रेडिट जनरेट नहीं कर सकते, इकोनॉमी में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, आपके नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे आपको LIC है, UTI है, IDBI है, ये बैंक के थ्रू काम तो करते हैं बट वो क्या हो सकते हैं, बैंक जैसे काम नहीं कर सकते, वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेयर्स बैंकिंग institution are creator of credit and NBFC are purveyors of credit। मीन्स ये क्या होता है, बैंक क्या करता है, क्रेडिट को जनरेट करता है, और NBFI क्या करता है, उसको सेव करने का काम करता है, ठीक है। अब द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अभी इंटरमीडियरीज क्या होते हैं तो देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर दोज इंस्टीट्यूशन विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये दोनों के बीच में लिंक होने का काम करता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, दे लेंड मनी एज वेल एज मोबाइलाइज सेविंग देयर लायबिलिटी आर टुवर्ड्स द अल्टीमेट सेवर्स वाइल देयर असेट्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स। उनके जो असेट होते क्या होते हैं, जो भी लोन दिए रहते हैं उससे वो दिखता है, और लाइबिलिटी क्या दिखता है, उनका डिपॉजिट उन्होंने कितना लिया है वो दिखता है। तो बैंक में मैंने पहले ही बताया कि उसमें रियल असेट्स बहुत कम होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, बट बाकी चीज़ों में क्या होता है, नॉन बैंकिंग में क्या होता है, उसमें आपका उल्टा रहता है। अब देखते हैं नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरीज आर दोज इंस्टीट्यूशंस विच डू द लोन बिजनेस। क्या करते हैं, नॉन फाइनेंशियल के NBFC का काम क्या है, लोन बिजनेस करना, बट देयर रिसोर्सेज आर नॉट डायरेक्टली ऑप्टेन फ्रॉम द सेवर्स। मतलब वो सीधा डिपॉजिट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो लेना चालू करें तो बैंक फिर क्या करेंगे, राइट। मेनी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑल्सो एक्ट एज अ इंटरमीडियरीज एंड दे डू सो दे आर नोन एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, राइट। तो वो एक प्योर्स करने का काम करते हैं, सेविंग करने का काम करते हैं, बट वो डायरेक्टली क्रेडिट को जनरेट नहीं कर सकते, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अभी मेन कंसेप्ट आता है आपका RBI क्या है, एक नेशनल सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो RBI इज अ नेशनल सेंट्रल बैंक। ये आपसे पूछ सकता है MCQ में कभी आया था। सिंस 1935 RBI क्या किया, अपना ऑपरेशन करना बिगिन कर दिया एंड अंडरस्टूड द सेंटर ऑफ द इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम विथ अ फंडामेंटल कमिटमेंट टू मेंटेनिंग द नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसको काम करने की क्या काम था कि इंडिया की इकोनॉमी को क्या करे, कि स्टेबल करे और उसको मेंटेन करे, जो भी उसको मॉनिटर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली कब ट्रस्ट हुआ था, 1926 में हुआ था। द ओरिजिन ऑफ द रिजर्व बैंक कैन बी ट्रस्ट टू 1926 विद द रॉयल कमीशन। आपको पूछ सकता है ये चीज़ क्या है, रॉयल कमीशन है। व्हेन द रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन। आपको MCQ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिल्टन यंग कमीशन। और ये कौन सा एक्ट है, RBI का 1934 का एक्ट होता है, जो कि ऑपरेशन में कभी से आया, 1935 में आया। तो आपको MCQ में ये पूछ सकता है RBI का एक्ट कौन सा है और ऑपरेशन में कभी से आया, तो कभी से आया, 1935 से आया। तो RBI जस्ट ग्लांस में आपको जस्ट बाय हार्ट करने के लिए, जस्ट रिवीजन करने के लिए, की पॉइंट को याद रखने के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, मैनेज्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड जो डायरेक्टर्स है वो मैनेज करते हैं। इंडियाज मॉनेटरी अथॉरिटी एंड टू सुपरवाइज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इशूअर ऑफ करेंसी। ये करेंसी को इशू करता है और फाइनेंशियल सिस्टम को सब मैनेज भी करने का, सुपरवाइज करने का काम करता है। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और जो भी फॉरेन करेंसी में डील होते हैं उसको भी मैनेज करने का काम करता है। बैंकर एंड डेट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट, जो भी
गवर्नमेंट के डेट से उसको भी सुपरविजन करने का काम करता है, मैनेज करने का। सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम, जो भी यूपीआई जो भी चीज़ें हो रही हैं, यूपीआई हो गया, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी चीज़ों को सुपरवाइज करने का काम किसका है? आरबीआई का है। बैंकर्स टू बैंक, बैंक के लिए क्या काम करता है? बैंक का काम करता है मीन्स ये बैंक्स को लैंड करता है, मीन्स लोन ग्रांट करता है, ये चीज़ें देते रहता है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और अगर सपोज जो रिवर्स रेपो रेट है उसका कंसेप्ट अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, सपोज अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उस फंड का यूज़ करके, और भी बहुत कुछ फंड है उसका यूज़ करके हम क्या करता है, वो मार्केट को स्टेबिलिटी में डाल देता है। मीन्स इकोनॉमी क्या होती है? बैलेंस होने का काम हो जाती है। डेवलपमेंटल फंक्शन मतलब इंडिया को, नेशन को डेवलपमेंट करने का काम किसका है? आरबीआई का है। रिसर्च, डेटा एंड नॉलेज शेयरिंग, जो भी रिसर्च होते हैं ये सारे डेटा किसके साथ शेयर होता है? पब्लिक के साथ शेयर होता है, बैंक्स के साथ शेयर होते हैं, जो भी जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अब आरबीआई को अगर हम फॉर्म करना चाहते हैं तो आरबीआई किस लेवल पे काम करती है? तो आरबीआई एज ए सेंट्रल लेवल पे काम करती है। बट अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं तो सेंट्रल में हमारा स्टेट भी आना चाहिए, मीन्स स्टेट के पास कुछ तो अथॉरिटी होनी चाहिए, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे स्टेट के लिए क्या अथॉरिटी है या नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी क्या है, एक पूरी तरह से क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरसीज द रिजर्व बैंक ऑफ बिजनेस। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्राइमरी अथॉरिटी ऑफ ओवरसाइट द आरबीआई। ये अपने को कुछ काम का नहीं था, ठीक है। अभी ये जो है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड, इस डायरेक्टर में कौन कौन हो सकते हैं? तो ऑफिशियल डायरेक्टर, आप उसको याद कैसे रखोगे? देखो 5, 16 और 7, 5, 16, 7, आप ऐसे याद रखो। 5 में 1, 4, फिर लास्ट में देखो ऊपर 1 नीचे 1, फिर 4, 6, बाकी के जो बच्चे 4 इधर का और 10, 2, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन आ सकते हैं? तो एक गवर्नर होना चाहिए, राइट। फिर 4 डिप्टी गवर्नर एट मैक्सिमम। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कौन हो सकते हैं? 4 जिसको नॉमिनेट किया जाएगा, किसने किया रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 10 डायरेक्टर्स कौन होना चाहिए? उसको भी किसने अपॉइंट करना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका लेकिन कुछ एक्सपर्टीज होना चाहिए। क्या एक्सपर्टीज है? वेरियस सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, उस पर उनको स्टडी करना पड़ता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या होना चाहिए? 2 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। मीटिंग में कितने लोग होने चाहिए? 7 लोग। 7 में क्या कैसा है, कम से कम कितने? 6 मीटिंग होनी चाहिए, और एक मीटिंग ईच क्वार्टर होनी चाहिए। मतलब साल में कितना? 6, और 4 महीने में कितना? 1 मीटिंग होना चाहिए। तो पूरे कितनी मीटिंग? देखो मीटिंग अभी ऐसे याद रखने का, ऑफिशियल 5, नॉन ऑफिशियल 16, और होल्ड मीटिंग कितना होना चाहिए? 7। 7 में से पूरे साल में 6, और इस क्वार्टर में कितना? 1 मीटिंग होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप याद करोगे, बाकी चीज़ें आपको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अब एक मेन कॉन्सेप्ट है मेन एक्टिविटीज फंक्शन ऑफ आरबीआई। फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या है? तो आपको जो हमने ऊपर देखा था वही है पूरा। मॉनेटरी अथॉरिटी, इशूअर ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू डेट मैनेजमेंट गवर्नमेंट का करता है। बैंकर्स टू क्या करता है? देखो यहाँ पे सारी चीज़ें वही डिटेल्स में आपको पढ़ना है बस। बैंकर्स टू बैंक का काम करता है। रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। रेगुलेटर ने सुपरविजन करता है पेमेंट सिस्टम का। मेंटेनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ डेवलपमेंट रोल, जो आपने वही देखा वही है, खाली यहाँ पे आपको लेवल वाइज पढ़ना होगा। तो देख लेते हैं हम थोड़ा बहुत इसमें भी क्या है मेन पॉइंट्स। तो मॉनेटरी अथॉरिटी में क्या है? द आरबीआई कंट्रोल द क्रेडिट एंड फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मीन्स ये क्या देखती है? क्रेडिट देखती है, कंट्रोल करती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है? वो पॉलिसी फ्रेम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। उनको किस तरह से उसको अवेल करना है, कॉस्ट कितना रखना है, उस मनी को यूज़ कैसे करना है, वो कौन बोलता है? आरबीआई एक लॉ के थ्रू एक फ्रेम बताती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। सपोज
अगर कोई बैंक उसको 10% के इंटरेस्ट पे दे रही है, कोई बैंक उसको 5% के इंटरेस्ट पे दे रही है, तो इन कहाँ पे जाएगा वो? ऑब्वियसली 5% के यहाँ पे जाएगा। तो जब 5% के यहाँ पे जाएगा तो उसको क्या होगा, फिर दूसरे वाले को नुकसान होगा। तो इसके लिए सबको इक्वल रखने के लिए वो पॉलिसी फ्रेम करती है। ensuring an adequate flow of credit to the productive sector of the economy and support economic growth means suppose हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना है राइट तो एग्रीकल्चर सेक्टर के तरफ वो क्या बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, उसके ग्रोथ की तरफ काम करेगी। तो उसका एक एम होता है, एक मोटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, पॉलिसी चेंजेस होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब मार्केट में कंपटीशन बना हुआ रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंस द रिलेवेंट एम्फेसिस अमॉन्ग देम द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक मीन्स अ लार्ज स्केल पे वो हमें क्या करना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव वेरी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कैसा है, एमपीडी फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, द फाइनेंशियल मार्केट department handles day-to-day liquidity management operation. There are several direct and indirect instruments that is used in the formulation of and implement of monetary policy. तो सबसे पहले आपका क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में क्या होते हैं, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मीन्स वो आपको करना ही करना है, जैसे आपको CRR कैश रिजर्व रेशियो आपको मेंटेन करने हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो आपको मेंटेन करना है, रीफाइनेंस फैसिलिटी भी होनी चाहिए। अभी देखो सिंपल है, चीज़ें क्या है वो समझो। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या, कैश रिजर्व रेशियो मीन्स अभी आपको समझ रहा है रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, उतना मुझे होल्डिंग रखना है। तो होल्डिंग किसके साथ रखोगे, यहाँ पे RBI है तो मुझे कितना पैसा RBI के साथ में रखना है। सेकेंड क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है, कंपलसरी। लिक्विड का मीनिंग क्या होता है, अगर आपका बैंक बैंकरप्ट हो गया तो आपके पास कितने फंड होने चाहिए कि आपके अकाउंट होल्डर को उतना पे करो, राइट। तो एक अमाउंट होता है जो क्या है, SLR है। रीफाइनेंस फैसिलिटी, अगर आपने किसी से लोन लिया तो उसको लोन देना भी पड़ेगा, राइट। तो आपके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो कौन फ्रेम करता है, RBI। और ये चीज़ें क्या होती है, सामने से बोल के बताई जाती है कि ये चीज़ें आपको फॉलो करना है, आप फॉलो नहीं करोगे तो आप फ्रेम नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या है, बैंक रेट। तो ये देखो बैंक रेट जो है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो एंड रेपो कोरिएंडर, ये भी ऊपर आपका रेट। ये सब चीज़ें किसके बारे में, रेट के बारे में। तो रेट ऊपर नीचे होती रहती है ना, वो स्टेबल नहीं होते। तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं। समझे अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है, ये आपको चीज़ें करनी होती है और ये क्या होता है, फिक्स होता है। बट ये चीज़ें क्या होती हैं, डे टू डे चेंज होती रहती हैं। अब देखते हैं इसके बारे में 1 to 1 क्या है। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में पहला क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, राइट। तो दैट एवरेज डेली बैलेंस दैट अ बैंक रिक्वायर टू मेंटेन विद द RBI। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि वो पैसा आपको किसके साथ मेंटेन, RBI के साथ मेंटेन करना पड़ता है। सच अ शेयर ऑफ पार्ट, सच क्या है, सच अ शेयर ऑफ सच परसेंट ऑफ द नेट डिमांड एंड ट्रू लाइबिलिटीज दैट रिजर्व बैंक में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द गैजेट ऑफ इंडिया। मतलब ये नोटिफाई होती रहती है और आपको आपके डिमांड, नेट डिमांड एंड नेट लाइबिलिटी का कुछ परसेंट RBI के साथ में रखना पड़ता है। द शेयर ऑफ नेट डिमांड, नेट एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन एज कैश बैलेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मैंने बोला डिटो यहाँ पे वो सेंटेंस है। तो अगर आप इतना भी लिख के आते हो ना, इतना काफ़ी है, CRR के बारे में काफ़ी है, ठीक है। द रिजर्व बैंक रिक्वायर बैंक टू मेंटेन अ सर्टन amount of cash in the reserve as a percent of their deposit to ensure that the bank have sufficient cash to cover customer withdrawals। मीन्स आपका अगर बैंक बंद भी होता है ना तो आपके पास उतना अमाउंट है कि आप कस्टमर को पे कर सकते हो, आप विड्रॉवल दे सकते हो कस्टमर को। द एडजस्टमेंट ऑफ द रेशियो इज डन as an instrument of monetary policy depending on prevailing condition are centralized and computerized system allowed for efficient and accurate monitoring the balance maintained by the books। ये आपको इतना ज़रूरत नहीं था, ये लाइन आप कट भी कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
अगर मैं कट कर दूँ तो भी चलता है। तो आपको इम्पोर्टेंट कि वो ऊपर की लाइन है, ये भी आप कर सकते हो चाहो तो, नहीं चाहो तो ऊपर के 4 लाइन काफ़ी है। अब आता है एसएलआर क्या होता है। तो एसएलआर क्या है, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड असेट्स सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैश गोल्ड। तो आपको आपका जो नेट डिमांड नेट लाइबिलिटी है ना, उसमें से क्या होना चाहिए, एक सेफ फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए, जहाँ से आप तुरंत उसको बेच के क्या करो, आपका पैसा वो सिक्योर्ड है। तो आपको गवर्नमेंट के फंड में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड फंड। मीन्स आपका जब भी बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, कंगाल हो जाता है, तो क्या करने का, वो बेच के आप पे कर सकते हो। रीफाइनेंस फैसिलिटी क्या है, स्पेसिफिक सेक्टर रीफाइनेंस फैसिलिटीज दैट इज अगेंस्ट lending to export sector, providing the bill of bank exchange or other commercial paper that also signal to the medium term stance of monetary policy। मीन्स बैंक है तो बैंक को ये सारी चीज़ें अलाउ होती है कि वो क्या कर सकता है, मतलब बैंक एक्सचेंज कर सकता है, कमर्शियल पेपर को भी इशू कर सकता है। तो ये क्या है, बैंक के लिए रहता है। फिर इनडायरेक्ट में क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी consist of daily infusion and absorption of the liquidity of an repurchase basis through repo liquidity injection and reverse repo liquidity absorption auction operation using government securities as collateral। मीन्स ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड है रेपो रेट। रेपो रेट मीन्स क्या होता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या होता है, मिलता है, एक इंटरेस्ट रेट होता है। तो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट at which the Reserve Bank provides overnight liquidity to bank against the collateral of security and the approval of security under liquidity adjustment facility। अभी देखो ये क्या है, आप गवर्नमेंट के यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक लोन ले रहे हो, ठीक है, सपोज आप वहाँ से पैसे ले रहे हो, ठीक है, थ्रू क्या हुआ, रेपो मीन्स लिक्विडिटी इंजेक्शन। इंजेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, उसको बूस्ट किया मैंने। एंड रिवर्स रेपो थ्रू एब्जॉर्प्शन, मतलब उसको कम करना है तो मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। तो ऑक्शन ऐसे वो चीज़ें होती है। तो उसमें क्या होता है, तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI प्रोवाइड्स, रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी, मतलब कुछ दिनों के लिए देता है, कुछ दिन का, एक दिन के लिए देगा, 2 दिन के लिए देगा, ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव सिक्योरिटी। मतलब आप उसका सिक्योरिटी कुछ टाइम के लिए ले रहे हो और उसके लिए RBI आपको कुछ समथिंग पे कर रही है। रिवर्स रेपो क्या है, इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक अब्जॉर्ब लिक्विडिटी ऑन द ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम बैंक अगेंस्ट द कोलेटरल एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ लाफ। अभी इसमें क्या मीनिंग क्या हुआ, आपके पास RBI का कुछ चीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसको देखिए, आप क्या ले रहे हो, RBI से कुछ पैसे ले रहे हो, और जो भी आपको उस पर इंटरेस्ट लग रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मीन्स अगर आपको मैं इन सिंपल वर्ड्स बोलूँ तो आपके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, आपने गवर्नमेंट को क्या बोला, ये रख लो और उसके बदले मुझे पैसे दो, और मैं कुछ दिन बाद वो वापस क्या करूँगा, रीपर्चेस कर लूँगा। तो जो उस टाइम गैप में जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो क्या होता है, रेपो रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिवर्स रेपो रेट। मीन्स आपके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, आप गवर्नमेंट से आपने और कुछ पैसे ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, जो इस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा ना, ये क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। कॉरिडोर क्या होता है, कॉरिडोर क्या होता है, तो MSF रेट एंड रिवर्स रेपो रेट डिटरमाइन द कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट इन द ओवर वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। मीन्स इन दोनों का एवरेज क्या होगा, आपका कॉरिडोर हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज कॉरिडोर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, तो आउटराइट सेल परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन एडिशन टू लाफ एज अ टूल ऑफ, ये सभी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट नहीं है थी, वो आपका 2 मेन था, रिवर्स रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कॉरिडोर मेन है आपका। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो वॉज इंस्टीट्यूटेड अंडर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कैन बी बोरो ओवरनाइट, किसके लिए, ये भी ओवरनाइट के लिए, एट देयर डिस्क्रिशन अप टू 1% ऑफ द
रिस्पेक्टिव NDTL मतलब नेट डिमांड नेट टोटल लाइबिलिटी at 100 basis point above and repo rate provides safety value against and unanticipated liquidity shock. मीन्स इतना ही मिलेगा जितना आपने गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करके रखा है. मीन्स अगर आप पैसा पे नहीं कर भी रहे हो ना तो भी आपका शेयर्स बेच के गवर्नमेंट अपना पैसा रिकवर कर सकती है. फिर बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट इट इज़ अ रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाई और डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर. अगर आपने बैंकिंग कंपनी पढ़ रखा है, अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी आपका इसमें है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है, तो अगर आपने वहाँ पढ़ रखा होगा तो समझेगा आपको ये डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है. अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ रखा है तो वहाँ पे भी ये मतलब ये कॉन्सेप्ट है. इट ऑल्सो सिग्नल द मीडियम टर्म सब्सटेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. नेक्स्ट है आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. मतलब मार्केट को क्या रखना है? स्टेबलाइज रखना है. तो मार्केट को स्टेबल रखने के लिए भी RBI क्या करती है? हेल्प करती है. नेक्स्ट पॉइंट है इशूअर ऑफ करेंसी. तो RBI का काम क्या है? करेंसी को इशू करना, फिर उसका मैनेज करना. तो करेंसी को इशू करने के लिए तो रिजर्व बैंक इज द नेशन सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी. मतलब इस नोट को इशू करने का राइट किसके पास है? केवल RBI के पास है. अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द नेशंस करेंसी. ये क्या करती है? विद द गोल ऑफ एंसरिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीन एंड जेन्युइन नोट. मीन्स वहाँ पे डुप्लीकेट नोट नहीं होना चाहिए. तो RBI क्या है? RBI सोली है, मतलब अकेला है जो इस करेंसी को इशू कर सकता है. किसके साथ में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. RBI क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो डिज़ाइन, प्रोडक्शन, ओवरऑल मैनेजमेंट का काम करती है. किसके लिए? इंडियन करेंसी का. और उसका एम क्या है? कि यहाँ पे सप्लाई क्लीन हो, मीन्स डुप्लीकेट सप्लाई ना हो, डुप्लीकेट नोट ना बने. द डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट एट सेंट्रल ऑफिस मुंबई इन कोऑपरेशन विद द Issuer Department of Reserve Bank of India regional offices across India overseas currency management. The function includes supplying and distributing adequate quantity of currency throughout the country and ensuring the quality of banknote in circulation by continuous supply of clean notes and timely withdrawal of solid notes. जैसे आपका नोटबंदी हुआ था, राइट? तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. आपका कितना है? 4 प्रिंटिंग प्रेस एक्टिवली प्रिंटेड नोट्स कहाँ पे है? आपको इसको याद रखना होगा. देवास इन मध्य प्रदेश, नासिक इन महाराष्ट्र, मैसूर इन कर्नाटका एंड सलबोनी इन वेस्ट बंगाल. इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट, बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट. आपको वही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बैंकर्स टू बैंक, ये आप रीड करो, इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है. जस्ट आपको क्या करना है? इसको रीड करने का है. वैसे आपको नाम से मालूम पड़ेगा बैंकर्स टू बैंक का मीनिंग क्या होता है. फिर भी मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट में क्या है. RBI क्या करती है? इनेबल स्मूथ फंक्शनिंग, ये सभी चीज़ें बैंक को भी हेल्प करती हैं. किसके लिए? प्रोवाइडिंग एफिशिएंट मीन ऑफ फंड ट्रांसफर टू फॉर बैंक. अगर बैंक को कुछ पैसे की जरूरत होती है तो वहाँ पे काम करती है, यानी कि बैंक के लिए बैंक का काम कर रही है. इनेबलिंग बैंक टू मेंटेन देयर अकाउंट्स with the purpose of statutory reserve requirement and maintain transaction balance. मीन्स RBI के साथ में इनको अपना बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है. मीन्स RBI के लिए क्या होता है? क्लाइंट बन जाते हैं, ठीक है. एक्टिंग एज लेंडर ऑफ टू द लास्ट रिसोर्ट, मतलब ये एक लेंडर का भी काम करता है अगर बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो. नेक्स्ट है RBI प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द नेशंस बैंक सिमिलर टू वॉट बैंक्स ऑफर देयर ओन कस्टमर. मीन्स अभी ये जो बैंक थे RBI के लिए क्या हो, कस्टमर हो चुके हैं, तो वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो एक कस्टमर को मिलती है बैंक के थ्रू. फिर रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, RBI इज अ क्या है? क्रिटिकल रोल, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेगुलेटर्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम. तो रेगुलेटर मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या काम करने का काम करता है, उसको फ्रेम करने का काम किसका है? RBI का है. तो RBI हैज़ क्रिटिकल रोल टू प्ले in ensuring the safety and soundness of the banking system and in maintaining financial stability and public confidence in the system.
ठीक है। तो उनको क्या करने का काम होता है, बैंकिंग को सेफ्टी एंड साउंडनेस करने का काम किसका, आरबीआई का है, जिससे क्या हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंट बना रहे। As the regulator and supervision of the banking system, Reserve Bank protect to interest of depositors. क्या काम है इसका, ये important point है, right? The RBI protect the interest of depositor, ensure the framework, orderly development and conduct of banking operation conducive to the customer interest to maintain overall financial stability throughout the प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स। तो ये क्या है, रेगुलेटर ऑफ आरबीआई सिस्टम किसके लिए है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आता है तो आप ये पॉइंट लिखोगे। इसमें क्या आता है आपका, आरबीआई रेगुलेट एंड सुपरवाइज द नेशन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है, देखो, कमर्शियल बैंक एंड ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इन सभी चीज़ों के साथ अपना क्या होता है, वो टाई अप करके रेगुलेटर मतलब मॉनिटर करने का काम करता है। सेकंड है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसके साथ जितने भी उसको भी सुपरवाइज करने का काम करते हैं। फिर आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रलाइज कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो इनको भी मैनेज करने का काम करता है। जैसे इसमें किसको फ्रेम करता है, रेगुलेटेड बाय नाबार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी रेगुलेट करने का काम किसका है, आरबीआई का ही है। तो आरबीआई बैंक मेक यूज ऑफ सेवरल सुपरवाइजरी टूल्स, दैट इज ऑन साइट इंस्पेक्शन, ऑफ साइट सर्वाइलेंस एंड थीमेटिक इंस्पेक्शन। मतलब वो अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी चेक कर सकता है। अब इसमें क्या है, द नेशन फाइनेंशियल रेगुलेटर आरबीआई हैंडल द रेंज ऑफ द एक्टिविटी इंक्लूडिंग। आरबीआई क्या क्या हैंडल कर सकता है, किसी बैंक का लाइसेंस, प्रिस्क्राइबिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मॉनिटरिंग गवर्नेंस है, उसको मॉनिटर करने का काम कर सकता है। सेटिंग प्रूडेंशियल रेगुलेशन टू इंश्योर सॉल्वेंसी, इसका क्या है, लिक्विडिटी चेक कर सकता है। लैंडिंग टू सर्टन प्रायोरिटी सेक्टर हो सकता है। इसका इंटरेस्ट रेट इन स्पेसिफिक एरिया, मतलब फार्मिंग के लिए अलग रहेगा, हाउसिंग लोन के लिए अलग रहेगा, तो इसका अलग अलग हो सकता है। तो वो रेट फिक्स करने का काम करता है। रेगुलेटरी नॉर्म्स है उसकी, इनकम रिकॉग्निशन है, असेट्स क्लासिफिकेशन करता है। तो सारी चीज़ें ये कौन कर सकता है, आरबीआई कर सकता है। किसके लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें क्या काम होता है, रेगुलेटिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सटर्नल सेक्टर एंड फैसिलिटेटिंग टू डेवलपमेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है, कैसे उसको स्टेबलाइज करना है, वो काम किसका, आरबीआई का है। एंश्योरिंग स्मूथ कंडक्ट एंड ऑर्डरली कंडीशन इन द डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मीन्स अगर करेंसी को हमें चेंज करना है तो हमें क्या फॉलो करना है, अब कितना रेट पे मिलेगा। मैनेजिंग द फॉरेन करेंसी असेट्स एंड गोल्ड रिजर्व ऑफ द कंट्री को मेंटेन करने का काम किसका, आरबीआई का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट Act 1910 and regulate the market by issuing license to the bank and other select institution as a authorized dealer for in foreign exchange। Means उनको भी लाइसेंस मिलता है तो ये काम कर सकते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैंक। मतलब आरबीआई किसको अपॉइंट कर लेती है, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, और वो काम करता है, हैंडल करने का काम करता है, सुपरवाइज करने का काम करता है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो आरबीआई क्या काम क्या है, उसको सुपरवाइज करने का, उसको रेगुलेट करने का। अगर कुछ डिस्प्यूट होते हैं तो उसको सेटल करने का काम भी किसका है, आरबीआई का ही है। तो इसमें आपको जो पहला जो सेंटेंस है वो लिखने का, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। दे कंसिस्ट ऑल द diverse arrangement of use of systematical transfer of money, currency paper, instrument such check। इसका आने का सीधा नीचे आने का। अब देखने का इसमें क्या बोला है, द वेरियस सिस्टम आर यूज्ड एज फॉलोज। तो इनको इंस्पेक्ट कैसे करना है, तो कैसे करना है वो देखो। रिटेल पेमेंट सिस्टम, अगर छोटे मोटे रिटेल है तो उनको क्या है, फैसिलिटेटिंग चेक क्लियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर थ्रू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी, सेटलमेंट ऑफ कार्ड पेमेंट, बल्क पेमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। लार्ज वैल्यू सेटलमेंट कैसा होता है, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, जैसे लोग लैक्स में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो चीज़ें। इसमें क्या आता है आपका, आरटीजीएस आता है, किसके लिए, फंड ट्रांसफ़र करने के लिए।
सिक्योरिटी सेटलमेंट आता है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट के लिए। फॉरेन एक्सचेंज है आपका फॉरेन करेंसी को चेंज करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम किसके लिए है? बैंक रिजर्व बैंक पेमेंट टू सेटल द सिस्टम ऑफ रेगुलेटरी फॉर्म आम हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी हो सकता है, मतलब उनके बीच में जो भी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आरबीआई का मेन काम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम को, इकोनॉमी को क्या करना? मेंटेन करना। वो किसका काम है? आरबीआई का है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो द डिपार्टमेंट्स इंक्लूड एक्टिविटीज इंक्लूड क्या क्या होता है? कंडक्ट ऑफ मैक्रो प्रूडेंशियल सर्वाइलेंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ऑनगोइंग बेसिस, जो भी मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। डेवलपिंग मॉडल्स फॉर असेसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको करने का। प्रिपरेशन ऑफ हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बनाने का और देखने का क्या चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में। डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस की वेरिएबल्स विच कुड इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टाइम सीरीज ऑफ अ कोर्स सेट ऑफ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, को एक सेट करने का, उसको एम सेट करने का कि ऐसे काम करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करेंगे। कंडक्ट ऑफ सिस्टम स्ट्रेस टेस्ट टू असेस रेसिलेंस। अरे का भी पब्लिक, इसका कुछ काम होता है जो पब्लिश का भी होता है, जून और दिसंबर में पब्लिश होता है, राइट। नेक्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट रोल, तो सेम वही हो गया आपका। तो इस तरह से हमारा लास्ट चैप्टर भी, मतलब आरबीआई ख़त्म हो चुका है। हमने आरबीआई का डेफिनेशन देखा, आरबीआई क्या होता है। फिर सबसे पहले हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, और उसके बाद देखा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कितने थे? 2 थे। ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट में कितने तरीके थे? 2 तरीके, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आपको कंफर्म रखना पड़ता है, इनडायरेक्ट मतलब वो आरबीआई डे टू डे चेंज करती होती है, राइट। तो इस तरह से हमारा कमर्शियल बैंक का पूरा आरबीआई अभी पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। आरबीआई क्या है, उसका काम क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कमर्शियल पेपर क्या होता है, और जितने भी शॉर्ट नोट्स के हैं ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा वो सारी चीज़ों का। होप्स आपको वीडियो के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझे रहेंगे। दिस विल हेल्प इन योर एग्जाम। सो विल मीट in the next video with the topic commercial bank, and we'll do the remaining chapter. I think in the remaining next video I will complete this chapter, right. There's not much more in this chapter, so definitely we are going to complete this in next chapter. We are having for 8 around 12 pages, so we will do in the next lecture. Till now, thank you and bye bye.